हेलो डीईसी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लाई हूँ डीईसी 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी विद आंसर्स। मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं जिनको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हो, इनको समझ सकते हो। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, खेल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसमें हम पहले क्या करेंगे, खेल की थोड़ी सी डेफिनेशन दे देंगे कि बच्चों के विकास में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के विकास में खेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल में बच्चे खोज द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? खोज द्वारा सीखते हैं। खेल कल्पनाशीलता को प्रोत्साहन देता है। खेल क्रियाएं सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, सृजनात्मक और भाषा के कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। विशेषताएं पूछी हैं तो यहाँ पे विशेषताएं बता देंगे। फर्स्ट है, खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। कैसे देता है? खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होती हैं जिसकी वह भूमिका कर रहे हैं। इस कल्पना में वह उन व्यक्तियों के विचार और भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा। सेकंड है, खेल भाषाई विकास में सहायक होता है। पालनकर्ता के साथ परस्पर विनोदशील क्रियाओं में बच्चों को भाषा सुनने का अवसर मिलता है जो उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं, तो उनको मौका मिलता है, उससे वो प्रेरित होते हैं। थर्ड है, खेल के द्वारा बच्चे सामाजिक होना सीखते हैं। जब बच्चे 4 लोगों में खेलते हैं तो वो सामाजिक होना सीखते हैं। खेल के दौरान बालिका यह समझती है कि लोगों और वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है वह अन्य बच्चों के साथ खेलती है। उनके साथ खेलते हुए आपस में चीज़ें बांटना, नियमों का पालन करना आदि सीखती है। इस प्रकार वह अन्य लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना और उनके महत्व को महत्व देना भी सीखती है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा, खेल भावात्मक विकास में सहायक होता है। कैसे होता है? खेल क्रियाएं बच्चों को हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। जितने भी इमोशंस होते हैं उनको व्यक्त करने का मौका प्रदान करती हैं। खेल में कुछ भी मनचाहा करने की छूट होती है, बशर्ते कि उसमें किसी की हानि ना हो। तो खेल की विशेषताएं पूछी थी, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों की विचार शक्ति योग्यताओं के किन्हीं 2 पहलुओं या विशेषताओं का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। जीवन के जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं, प्रथम 2 वर्ष होते हैं, उसमें बच्चों की जो विचार शक्ति की योग्यताएं होती हैं उनकी हमें विशेषताएं देनी है, उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये आंसर। तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों की विचार शक्ति योग्यताओं की जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती हैं, निम्नलिखित हैं। भाषा विकास, भावनात्मक विकास, अनुकरण, स्मृति और इंद्रियों का उपयोग। अब इनको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है भाषा विकास। बच्चे धीरे धीरे शब्द और वाक्यांशों को समझने लगते हैं तथा इनका उपयोग करना प्रारंभ करने लगते हैं। उदाहरण, एक बच्चा अपने माता पिता को माँ और पापा कहना सीखता है। वह अपनी ज़रूरतों को बोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे पानी के लिए वह मम कहता है, यानी कि उसका भाषा विकास होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक विकास। बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। भूख लगने पर वह रोते हैं तथा सामने वाले को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उदाहरण, एक बच्चा अपने माता पिता से अलग होने पर रोता है
यहाँ वो अपने बिछड़ने के दर्द को रोकर व्यक्त करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अनुकरण। बच्चा दूसरों के कार्यों की नकल करना सीखते हैं। वे वही करते हैं जो वयस्कों को देखकर सीखते हैं, जो भाषा और कौशल विकास में मदद करता है। उदाहरण है, बच्चा देखता है कि माता पिता चम्मच से खाना खाते हैं तो वो भी चम्मच से खाने लगता है। पहले वह जिद करता है और फिर वह उस चीज़ को कॉपी कर लेता है, अनुकरण कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, जो कि है स्मृति। बच्चे धीरे धीरे घटनाओं और अनुभवों को याद रखने लगते हैं। वह छोटे छोटे खेल के नियम याद कर लेते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। एक बच्चा एक गेंद को देखता है और उसे फेंक कर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। बच्चे ने यह याद कर लिया कि गेंद एक बार फेंकनी होती है और फिर पकड़नी होती है। उसने कैच करना सीख लिया है। नेक्स्ट है इंद्रियों का उपयोग। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को छूकर, देखकर, सुनकर, सूंघकर और चखकर अनुभव करते हैं। कैसे? उदाहरण, जब उन्हें कोई नया खिलौना दिया जाता है तो वह उसे अपने हाथों से दबाते हैं और अपने गालों पर रगड़ते हैं। वे खिलौने को कई तरह से महसूस करते हैं। ठीक है, तो वह इंद्रियों का अपना पूरा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष की आयु वर्ग के 20 बच्चों के समूह के लिए क्रियाओं की अनुसूची की योजना बनाइए और बताइए कि प्रात 9 से 12:30 तक बच्चे क्या क्रियाएं करेंगे। आपसे सूची बनवा लेंगे या सूची बना के देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं। तो इस टाइप का आपका एक अनुसूची वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्टडी मटेरियल से एक एग्जाम्पल उठाया है। ये आपका एज इट इज क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। इसमें 1 सप्ताह की संतुलित अनुसूची बनाएं जो विकास के हर क्षेत्र को बढ़ावा दे। तो इसमें हम सीखेंगे कि विकास के हर क्षेत्र को बढ़ावा मिल जाए तो उसके लिए परफेक्ट एक अनुसूची क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे डेज हो गए। ठीक, 9 से 9:30 जो हमारा टाइमिंग है उसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ है बच्चों का पहुँचना, उनका स्वागत, प्रत्येक बच्चे से बात करना, सभा का आयोजन, बाल कविताएं जिसकी मैंने योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में बच्चों से बातचीत करना और उनसे पूछना कि वे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन है, हर डे रहेगा सेम, तो इसलिए हमने कॉमन में लिख देंगे। नेक्स्ट है 9:30 से 10 तक क्या क्या एक्टिविटीज़ आगे होंगी। ठीक, बाहरी मुक्त खेल, ये हमने मंडे को कराया। ट्यूसडे को बाहरी मुक्त खेल, परियोजना से संबंधित चर्चा। ठीक, बाहरी मुक्त खेल के बाद मंडे को हमने क्या एक योजना जो हम सोच कर आए हैं वो हम करवाएंगे। सप्ताह की परियोजना क्या है? पौधों को उगाना, उसके संबंध में डिस्कशन होगा। ट्यूसडे को आप देखोगे सेम क्लास में सेम पीरियड के टाइम पे हम वही चीज़ को फिर से डिस्कस कर रहे हैं, गमले में लगे पौधे की देखभाल और चर्चा। वेडनेसडे को फिर से हम उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सेम क्लास सेम टाइम पे गमले में लगे पौधों की देखभाल करना। फिर नेक्स्ट डे भी वही है। तो मतलब जो एक्टिविटी हमने ली है उसको हमने ड्रॉप नहीं किया है, उसको हम कंटिन्यू लेके जा रहे हैं पूरे हफ्ते के लिए। उसको हम एक कंटिन्यूटी में बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो भूल ना जाए। ठीक, आगे चलते हैं। दस से 11 वाली जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी कंटिन्यू है क्योंकि टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है। तो आपने देखा इसमें कि गमलों में बीज बोना। ठीक है, नेक्स्ट पे है कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फल और सब्जियाँ। तो फल और सब्जियों के रंगों के नाम की पहचान, मतलब उससे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमारी हफ्ते के हर दिन चल रही हैं। अल्पाहार के समय फलों और सब्जियों का सलाद आ रहा है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, रंग वगैरह। ठीक, इसके बाद हमारा आता है 11 से 11:30 अल्पाहार यानी कि भोजन का समय। उसके बाद आप देखोगे कि एक्टिविटी कराने के बाद 11:30 से 12 बजे मंडे को कहानी सुना दी गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया? भीतरी मुक्त खेल। इसमें भीतरी मुक्त खेल कराए हैं तो उसके बाद कुछ और एक्टिविटी करवाई है। ठीक है, ये हमारा क्रिया के चुनाव करेंगे, एक समूह से दूसरे समूह में घूमेंगे। ठीक, बच्चों ने भ्रमण के दौरान जो देखा उस पर चर्चा। फिर भ्रमण के दौरान एकत्रित सामग्री का प्रयोग करके पत्तों और फूलों की पेंटिंग करना। यहाँ पे बच्चों के समूह में बांटकर वर्ण विषय को समझाया या उस पर डिस्कशन हुआ।
ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर टाइम बचता है तो कुछ बाल कविताएं। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे। एक अगर शांत क्रिया है तो उसके बाद एक थोड़ी सी हर्ष उल्लास वाली क्रिया। इसके बाद हमारा आता है घर वापसी का समय 12:30 से 12:45 बजे तक। डिस्कस करते हैं इसमें क्या चीज़ें थी जो अच्छी थी। हमने यहाँ देखा कि संकल्पनाओं में एक निरंतरता है। सोमवार को प्रशिक्षक ने पौधों को उगाने से संबंधित संरचित खेल क्रिया आयोजित की थी। फिर सप्ताह के प्रत्येक दिन उसने इस वर्ण विषय से संबंधित क्रियाओं को जारी रखा, उसने कंटिन्यूटी रखी। ठीक है, बच्चे इससे सीखेंगे, उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। प्रशिक्षक ने पूरे सप्ताह एक नित्य क्रम भी बनाए रखा। उसने कुछ निर्धारित क्रियाएं निर्धारित समय पर कार्यान्वित की। जो टाइम था कि इस टाइम पे ये क्रिया करवानी है, उसने वो टाइम जो था निर्धारित क्रियाओं का, वो बिल्कुल उसी समय पे क्रियाएं करवाई। प्रशिक्षक ने ऊर्जस्वी क्रियाओं के बाद शांत और विश्रामदायक खेल क्रियाओं को स्थान दिया तथा सरल खेल क्रियाओं के बाद थोड़ी कठिन खेल क्रियाएं प्रस्तुत की। तो इस तरीके से एक पूरा जो है उन्होंने सब कुछ जो है बैलेंस करते हुए एक अच्छे से एक पूरी सूची उन्होंने तैयार की, जिसकी विशेषताएं आपके सामने हैं। तो आपको इस तरह से जो है सूची बनानी है अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, ये हमारा चार्ट आप देख सकते हो पूरा। इसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यूटी के फॉर्म में रही हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक खेल आधारित गतिविधियों के संबंध में बताइए कि गतिविधि विकास के किस क्षेत्र को मुख्य रूप से बढ़ावा देती है। आपसे एक्टिविटीज पूछी जाएंगी कि भूमिका अभिनय या मोतियों को धागे में पिरोना, कहानी सुनाना, ये विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती हैं। ये फिर से पूछा गया प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका आता ही आता है। आपको एक्टिविटीज दी जाएंगी और विकास का क्षेत्र पूछा जाएगा कि ये कौन से विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देती हैं। यह भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है प्रत्येक खेल आधारित गतिविधियों के संबंध में बताइए कि गतिविधि विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है। पहला है मोतियों को धागे में पिरोना। विकास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। जहां भी कहीं पे अंगूठे उंगलियों का इस्तेमाल करके, पूरी उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। गेंद बल्ले से खेलना, ये हो जाएगा आपका शारीरिक विकास। ठीक। मित्रों के साथ खिलौने बांटकर खेलना, 4 लोगों में चीज जो है वो बांट के खेली जा रही है, तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा हमारा सामाजिक विकास। बच्चे का सामाजिक विकास इसमें हो रहा है। रंगों की पहचान, अब रंगों की पहचान ये तो हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, के बच्चों को ऑलरेडी उसके माइंड में वो है, एकदम से उसे रैंडमली कुछ पूछ रहे हैं और इसको बता पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास। भूमिका अभिनय, भूमिका अभिनय, एक तो भूमिका अभिनय कर रहा है, 4 लोगों के साथ मिलके कर रहा है, 4 लोगों के साथ में वो अभिनय हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। भूमिका अभिनय के अंदर डायलॉग डिलीवरी भी होती है। ठीक है, बच्चे संवाद करते हैं, तो भाषा विकास भी हमारा हो जाएगा। चर्चा में भाग लेना, अब चर्चा हो रही है तो चर्चा में तो बच्चे बोल के ही चर्चा करेंगे, तो क्या होगा भाषा संबंधी विकास। चित्र बनाना, अगेन मैंने कहा जहाँ पे भी उंगलियों का इस्तेमाल होगा, चित्र बनाने में क्या होगा उंगलियां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। कहानी क्रम में अगले कार्ड की पहचान, अगर बच्चे को कहानी कहीं ना कहीं पहले से याद है, वह जानता है, तो ये क्या हो जाएगा उसका संज्ञानात्मक विकास। बच्चा जानता है कि कछुए और खरगोश की कहानी में कौन जीता, आगे क्या होने वाला है, तो वो कार्ड को पहचान पा रहा है। ठीक है, कहानी क्रम में उसे रख पा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको एक्टिविटीज़ जो है और उससे कौन सा विकास का क्षेत्र हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ये पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व केंद्र के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते समय आप जिन 4 पहलुओं को ध्यान में रखेंगे उन पर चर्चा कीजिए। शाला पूर्व केंद्र का पाठ्यक्रम, उसका हमें मूल्यांकन करना है और उसमें कौन कौन सी बातें हम ध्यान में रखेंगे वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन और ये इसका
आंसर। शाला पूर्व केंद्र के बच्चों के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते समय हम कुछ सिद्धांतों को ध्यान में अवश्य रखेंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, प्रत्येक क्षेत्र के विकास संबंधित कुछ क्रियाएं अवश्य होनी चाहिए। जैसे हमने अनुसूची में किया था ना, अभी सूची बनाई थी, सारे विकास के क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। वही हम जब पाठ्यक्रम बनाएंगे वही वाली बात है, तो उसमें भी हमें वही करना है। सप्ताह में विकास के प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखकर गतिविधियां होनी चाहिए, जिसमें शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, मतलब सारे विकास जो है वो शामिल होने चाहिए। दूसरा है, संरचित और मुक्त खेल क्रियाओं तथा बाहरी तथा भीतरी खेल क्रियाओं, ऊर्जस्वी और शांत खेल क्रियाओं में संतुलन होना चाहिए। आप कोई भी दो क्रियाएं करवा रहे हो, संरचित या मुक्त, बाहरी या भीतरी, ऊर्जस्वी या शांत, उनमें क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने आज एक ये क्रिया कराई है तो उसके बाद थोड़ा टाइम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, एक साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। संतुलन होने से क्या होगा? देखो, स्थूल क्रियात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक दोनों में संतुलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों को समग्र विकास में मदद करती है, इसलिए इनमें संतुलन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया को पूरा करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दें। प्रत्येक क्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि बेहतर परिणाम प्राप्त करना, तनाव कम होना और अधिक संतुष्टि महसूस करना। जब हम बच्चों को पर्याप्त समय देते हैं तो वे त्रुटियां यानी कि मिस्टेक्स जो है वो कम करते हैं और कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। तो प्रॉपर टाइम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर टाइम मिलना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा कि पाठ्यक्रम में जो है पाठ्यक्रम वह खेल संबंधित हो, यानी कि खेल पद्धति पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को खेल पद्धति पर आधारित इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक, मनोरंजक और प्रभावी बनाता है। खेल पद्धति के माध्यम से बच्चे अध्ययन में रुचि लेते हैं और यह उनमें उत्साह पैदा करती है। तो हमने यहाँ पे जो पाठ्यक्रम में जो भी हमारे मेन पॉइंट्स होने चाहिए पाठ्यक्रम का ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करते वक्त, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिचित के प्रति व्यग्रता क्या है, ये कब उभरती है? ये क्वेश्चन रिपीटली पूछा गया है, रिपीटेड, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अपरिचित के प्रति व्यग्रता यह एक ऐसी भावना है जो बच्चे को किसी अज्ञात या अप्रत्याशित स्थिति, व्यक्ति या घटना से डर या बेचैनी का अनुभव कराती है। छोटे बच्चों में अपरिचित लोगों के प्रति चिंता, जैसे अजनबी चिंता कहते हैं, यह एक सामान्य व्यवहार है जो बच्चों के विकास का एक हिस्सा है। यह चिंता तब शुरू होती है जब बच्चे अपने परिचित और परिचित लोगों के बीच अंतर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अंतर। आमतौर पर यह 6 महीने से 18 महीने के बीच उभरती है। क्वेश्चन पूछा था कब उभरती है, तो कब उभरती है? 6 महीने से 18 महीने के बीच। और कब तक रहती है? 2 से लेकर 3 साल की उम्र तक ये बनी रहती है। कारण यह चिंता विकास का एक हिस्सा है, यानी कि ये होना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये विकास का हिस्सा है, क्योंकि बच्चे दुनिया को धीरे धीरे समझने लगते हैं और अपने प्रियजनों के अलावा दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं। ठीक, तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपके लिए ये DEC के जो मैंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आप इनके नोट्स बना सकते हो, उनको समझ सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं DEC 2 और 3 के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूँगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।